नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस गहन चर्चा में, या जिसे हम डीप डाइव कहते हैं, हम आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार के जीवन और उनके काम को बारीकी से समझने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। हाँ, आज हम बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट जी की। हमारे पास जो स्रोत मौजूद हैं, उनसे हम उनके साहित्यिक योगदान और प्रमुख रचनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य साझा करना चाहती हूँ। जी, बताइए। क्या आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में एक ऐसे लेखक हुए जिन्होंने बिना थके लगातार 33 वर्षों तक एक ही पत्रिका का संपादन किया? मतलब आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। सही कहा आपने। 33 साल तक एक पत्रिका चलाना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये हिंदी साहित्य के उस दौर को समझने का एक बहुत बड़ा अवसर है जब हमारी भाषा अपने आधुनिक स्वरूप में ढल रही थी। बिल्कुल। और इसी वजह से उन्होंने आधुनिक हिंदी गद्य को एक नई दिशा दी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। स्रोतों के अनुसार बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, इलाहाबाद में, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। हाँ, प्रयागराज में। और उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता एक व्यापारी थे और उनकी माता का नाम पार्वती देवी था। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। मतलब एक शुद्ध व्यापारिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से निकलकर साहित्य के क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना। व्यापार में तो सारा ध्यान नफे नुकसान पर होता है ना? बिल्कुल, एकदम अलग ही माहौल होता है। हाँ, और वहां से निकलकर आधुनिक काल का साहित्यकार बनना और सीधे भारतेंदु युग से जुड़ना, ये उनके अंदर की बौद्धिक भूख को दिखाता है। सही कहा। वे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समकालीन थे और स्रोतों से पता चलता है कि उन्हीं की प्रेरणा से भट्ट जी ने अपना वो ऐतिहासिक काम शुरू किया जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। आप हिंदी प्रदीप पत्रिका की बात कर रही है ना? जी हाँ। 1877 ईस्वी में हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया और ये पत्रिका लगातार 33 वर्षों तक प्रकाशित होती रही। इस बात को अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस समय संसाधन बहुत सीमित थे। धन की कमी, अंग्रेजी हुकूमत का दबाव, ऐसे में लगातार 33 साल तक पत्रिका चलाना सिर्फ पत्रकारिता नहीं थी। तो उसे आप क्या कहेंगे? मैं इसे हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा देने वाला अभूतपूर्व समर्पण कहूंगा। ये एक वैचारिक आंदोलन था। वे समाज को जगाने का काम कर रहे थे। और समाज को जगाने के लिए उन्होंने आलोचना का भी भरपूर सहारा लिया। स्रोतों में स्पष्ट लिखा है कि वे केवल रचनाकार नहीं थे, बल्कि उनकी आलोचना बेहद तर्कपूर्ण और स्पष्ट होती थी। बिल्कुल, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो पुरानी परंपराएं हो या समकालीन लेखक। हाँ, जैसे कि 1881 ईस्वी में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, मतलब पूरी तरह से तर्कसंगत समीक्षा। उस दौर में वेदों जैसी पवित्र रचना पर तार्किक बात करना बहुत हिम्मत का काम था। और सिर्फ वेदों पर ही नहीं, उन्होंने अपने समकालीनों की भी बेबाक आलोचना की। 1886 में उन्होंने लाला श्रीनिवास दास के प्रसिद्ध नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की थी। ये दिखाता है कि उनके लिए साहित्य के मानदंड कितने ऊंचे थे और शायद उनकी इसी भाषाई पकड़ और निर्भीक दृष्टिकोण को देखते हुए ही श्याम सुंदर दास जी ने उन्हें एक बहुत अहम काम के लिए चुना था। जी, श्याम सुंदर दास जी ने उन्हें विशेष रूप से काशी आमंत्रित किया था। वहां उन्होंने हिंदी शब्दकोश के संपादन कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शब्दकोश बनाना तो भाषा के सबसे जटिल कामों में से एक है। खैर, अब अगर हम उनके खुद के रचे गए विशाल संसार की बात करें तो उपन्यासों की लिस्ट बहुत ही प्रभावशाली है। बिल्कुल, उनके उपन्यासों में बहुत विविधता है। मैं स्रोतों में दिए गए कुछ प्रमुख उपन्यासों के नाम पढ़ना चाहूंगी। इसमें रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान शामिल है। गुप्तवेरी और रसातल यात्रा भी इसी सूची में आते हैं। हाँ, और उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। इन उपन्यासों के जरिए उन्होंने समाज की मानसिकता और इंसान के स्वभाव को बहुत बारीकी से उकेरा है। और उनके निबंध भी इसी वैचारिक गहराई को आगे बढ़ाते हैं। भट्ट निबंधमाला के नाम से उनके निबंध 2 खंडों में प्रकाशित हुए थे। उनमें किन विषयों पर ज्यादा बात की गई है? इनमें सामाजिक सुधार, शिक्षा, नैतिकता और तर्कपूर्ण विचारधारा का बहुत स्पष्ट चित्र मिलता है। ये निबंध साबित करते हैं कि वे अपने समय से बहुत आगे सोचने वाले विचारक थे।
ये तो निबंधों की बात हुई, लेकिन नाटकों के मामले में भी उनका योगदान अद्भुत है। चलिए उनके प्रमुख नाटकों पर नजर डालते हैं। स्रोतों के अनुसार उन्होंने पद्मावती, शिशुपाल वध और किरातार्जुनीय जैसे नाटक लिखे। इसके अलावा वेणी संहार, नल दमयंती और चंद्रसेन भी उनके बेहद मशहूर नाटक हैं। हाँ, और पौराणिक आख्यानों के साथ साथ सामाजिक नाटक भी थे, जैसे सीता वनवास, भारतवर्ष और कली, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल तो आधुनिकता के प्रभाव को दिखाता है, और इसके साथ ही एक रोगी और एक वैद्य, पतित पंचम तथा मेघनाथ वध भी उनके उल्लेखनीय नाटक हैं। उपन्यासों और नाटकों के अलावा व्यंग्य रचनाओं में भी उन्होंने अपनी कलम का जादू दिखाया। स्रोतों में उनके 3 प्रमुख व्यंग्यों का जिक्र है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष और आचार विडंबन। नई रोशनी का विष तो पश्चिमी सभ्यता के अंधे अनुकरण पर एक बहुत करारा तमाचा था। उनकी भाषा की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो अत्यंत सरल, प्रभावशाली और ओजपूर्ण थे। बिल्कुल, वे भारी भरकम शब्दों के जाल में पाठकों को नहीं फंसाते थे, और उनकी रचनाएं पूरी तरह से सामाजिक चेतना और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत थीं। वे साहित्य को सिर्फ कला नहीं बल्कि समाज की सेवा का माध्यम मानते थे। और साहित्य की इस महान सेवा के बाद 20 जुलाई 1914 ईस्वी को 70 वर्ष की आयु में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। लेकिन हिंदी साहित्य में उनका योगदान आज भी अमूल्य और प्रेरणादायक माना जाता है। आज के सूचना के युग में भी उनकी प्रासंगिकता कम नहीं हुई है। उनका तर्कपूर्ण दृष्टिकोण और भाषा की सरलता आज के डिजिटल दौर में भी उतनी ही जरूरी है। सही कहा आपने। और चर्चा के अंत में मैं एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस डीप डाइव को समेटना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अगर 19वीं सदी के सीमित संसाधनों में एक व्यक्ति सिर्फ अपनी कलम और तर्कों के दम पर समाज में इतनी गहरी वैचारिक चेतना जगा सकता है, तो आज ज्ञान और तकनीक की इतनी प्रचुरता के बावजूद क्या हम उस स्तर की स्पष्टता और निरंतरता हासिल कर पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। बहुत ही गहरा सवाल है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये आज की चर्चा और ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में फिर से एक और साहित्यकार पर विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद।